द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 441 खोज उद्देश्य। काल ने खोज उद्देश्य के स्थान की जांच करने के लिए कुछ समय लिया। उम्मीद है कि सिस्टम उसे किसी तरह का संकेत देगा, लेकिन इसने केवल एक दिशा दी, कोई दूरी नहीं। इससे बहुत मदद नहीं मिलने वाली थी। वह केवल सामान्य दिशा का अनुसरण कर सकता था और उम्मीद कर सकता था कि यह बहुत दूर नहीं है। खोज पर कोई समय सीमा नहीं थी, उसे बस सही पालतू जानवर ढूंढना था। काल को यह भी यकीन नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वह निश्चित रूप से उसकी तलाश में जाता। सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानना चाहता था कि सिस्टम को क्या लगता है कि उसके लिए सबसे बढ़िया पालतू जानवर कौन सा है। ये संभवतः इतना प्रभावशाली था कि उसने कभी खुद इस पर विचार नहीं किया था, लेकिन इसे वश में करने का तरीका आसान नहीं था। वह कल्पना कर रहा था कि ड्रैगन को वश में करने में क्या लगेगा जब बच्चे उसे घेरने लगे और मांग करने लगे कि वह थोर को वापस लाए ताकि वह उनके लिए चढ़ाई में बाधा बन जाए। पुराने एल्वेस को पता नहीं था कि थोर क्या होता है, लेकिन जब काल ने उसे बुलाया तो वे अजीब शेरों से मंत्रमुग्ध हो गए। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, मेयर ने कहा। वह शक्ति में वृद्धि के साथ विकसित हो रहा है। जहां से मैं हूं, वहां एक सामान्य लाइटनिंग शेरो इतना शक्तिशाली नहीं होता। यह मेरी कक्षा है जो उसे बढ़ने में मदद कर रही है, लेकिन उसे एक पवित्र संसाधन मिला और इसने उसे नए कौशल सीखने में मदद की। एक लाइटनिंग शेरो जो सुरक्षा चक्र का उपयोग कर सकता है, कम से कम मेरे देश में तो अनसुना है। इसलिए वह एक तरह का है। अब जब वह बदलना शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है कि उसके आगे और भी उन्नति की संभावना है और वह इस स्तर पर अटक नहीं जाएगा। कुछ अन्य में शुरू से ही अधिक क्षमता थी, इसलिए मैं उनके बारे में बहुत चिंतित नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक नागा स्पिरिट स्नैक है जो उन्नति की बाधा को पार करने वाला है। मेयर ने सिर हिलाया। तो उसे ये तय करना होगा कि क्या वह अपनी शक्तियों को कम करके सांप बनी रहेगी या वह किसी दूसरी दिशा में विकसित होगी। अब उसकी कक्षा क्या है? नागा स्पिरिट स्नैक शमन प्रिंसेस। कई एल्व्स उसे घूरने लगे। क्या तुमने कहा कि तुम्हारे साथ एक नागा प्रिंसेस है? एक शमन प्रिंसेस, उनमें से एक ने पूछा। रैमी, बाहर आओ और नमस्ते कहो। वह काल के कंधों पर दिखाई दी, इसलिए किसी ने उस पर हमला नहीं किया और एल्व्स के मुस्कुराने पर उसने खुशी से अपना सिर हिलाया। वह सुंदर है। मैंने कभी किसी को इतना युवा नहीं देखा जो अभी तक विकसित नहीं हुआ हो। तुमने उसे कैसे पाया? काल के मन में हॉक हंसा, जबकि उसके बगल में रैमी उसके गाल पर सिर मारने के लिए मुड़ी। मुझे शर्मिंदा मत करो, उन्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ, रैमी ने जोर दिया। काल एल्व्स पर मुस्कुराया। मैंने उसे एक कालकोठरी से एक अंडे के रूप में प्राप्त किया। वहाँ एक नागा शमन और एक नागा राजा बॉस था और अंडा बॉस प्लेटफॉर्म के चारों ओर ढेर की गई वस्तुओं में से एक था। मेरे दूसरे जानवरों में से एक ने अंडे को बचाया और कुछ ही समय बाद रैमी का बच्चा पैदा हुआ। उसे तात्विक जादू के लिए एक वास्तविक उपहार मिला है। तो वह अपने पूरे जीवन में आपके साथ रही है। यह उसके पालतू व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। महिलाओं में से एक ने महसूस किया। नहीं, रैमी बस एक मिलनसार छोटी सांप है। वह हमेशा ऐसे दोस्त बनाना चाहती थी जो नई और दिलचस्प चीज़ों को जानते हों, थोर के विपरीत जो दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। वर्ब उनके व्यक्तित्व को नहीं बदलता है। उन सभी के पास अभी भी अपना दिमाग है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें समझता है और अनुवाद कर सकता है, इसलिए वे अब अकेले नहीं रह गए हैं और उन्हें गलत नहीं समझा जाता है। एल्व्स को स्पष्टीकरण के दोस्ताना छोटे सांप वाले हिस्से के बारे में कुछ संदेह था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से 3 मीटर लंबा विषैला स्पिरिट स्नैक था और वास्तव में कोई भी मित्रवत विषैला प्रजाति नहीं थी। लेकिन बाकी को वे सिस्टम की एक विचित्रता के रूप में स्वीकार करेंगे। चमकीले चांदी के बालों वाली एक बूढ़ी एल्वेन महिला ने रैमी को घूरते हुए अपनी ठुड्डी के नीचे अपनी उंगलियां दबा लीं। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। ये निकटता दूसरों को परेशान कर रही थी, लेकिन बच्चे रैमी से नहीं डर रहे थे, क्योंकि वह अपनी यात्रा की शुरुआत में थोर की पीठ पर सवार थी। ठीक है, वह तूफान सांप का रास्ता अपना सकती थी, लेकिन वह अपनी अधिकांश शक्तियां खो देगी जो उसके पास अभी हैं। आखिरकार तूफान सांप जादूगर नहीं हो सकते, लेकिन अगर वह नागा जादूगर का रास्ता अपनाती है तो उसके लिए यह प्यारा काम करना उतना आसान नहीं होगा। नागा जादूगर औसत मनुष्यों की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं और उनके लिए प्यारा व्यवहार करना मुश्किल होता है, उसने समझाया। रैमी के उदास चेहरे पर कई एल्वेस ने उसे ऐसे देखा जैसे आप किसी उदास बच्चे के साथ करते हैं। वे उसे मनुष्यों की तुलना में कहीं बेहतर समझते थे। अधिकांश मनुष्य उसकी सामान्य मनोदशा को भी नहीं समझ पाए और यह भी नहीं समझ पाए कि उसे बेहतर महसूस करने के लिए क्या चाहिए। अध्याय 442 कल्पित प्राणियों का जीवन। भोजन वास्तव में खाने से ज्यादा बातचीत था, लेकिन यह मौजूद सभी लोगों के लिए कारगर रहा। काल जानवरों और क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति के बारे में सब कुछ जान रहा था। कल्पित प्राणी दोनों से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर सैकड़ों सालों से उन्हें देख रहे थे और वह भी इस गांव में रहते हुए।
ये सुदूर स्थान प्रजातियों के लिए बहुत मायने रखता था। गोल्डन ड्रैगन कैपिटल जैसा शहर उनके लिए बहुत ज़्यादा बदल गया था, और पूरे शहर में सिर्फ एक या दो इमारतें ही उनसे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकती थीं। ऐसी जगह में स्थायित्व का कोई भाव नहीं था, ऐसा लगता था कि सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में है। काल युद्ध के दौरान एक शिविर में रहने की भावना को जानता था, और ऐसा जीवन लंबे समय में बिल्कुल भी जीवन नहीं था। आपको घर जाने और आराम करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत थी, खुद को केंद्रित करने के लिए एक परिचित जगह। आपका अगला लक्ष्य क्या है? क्या आप अब वापस वहीं जाएंगे जहां से आप आए थे, जबकि आपने यहां अपनी खोज पूरी कर ली है? मेयर ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास यहाँ एक और खोज बाकी है। मुझे एक नया पालतू जानवर ढूंढना है। यह एक खोज पुरस्कार है, लेकिन इसने मुझे केवल एक सामान्य दिशा दी और कोई वास्तविक विवरण नहीं दिया। मेयर ने हंसते हुए काल के कंधे पर थपथपाया। क्लब में आपका स्वागत है। सभी बेहतरीन खोज पुरस्कार सिर्फ मनोरंजन की तलाश करने वाले देवता हैं। इसलिए वे कभी आसान नहीं होते, लेकिन अंत में वे हमेशा इसके लायक होते हैं। बस मेहनत करो और तुम पाओगे कि वे तुम्हें जो देंगे वह सबसे बढ़िया खोजों में से एक होगा जिसे तुम प्रबंधित कर सकते थे। आपके शक्ति स्तर पर यह एक बेबी ड्रैगन या फीनिक्स से लेकर रीपर या आउटब्रेकर जैसे अतिरिक्त प्लेना प्राणी तक कुछ भी हो सकता है। हालांकि उसे जानवर नहीं माना जा सकता है, वे एक डेमी ह्यूमन प्रकार के दानव हैं। लेकिन अगर वे तुम्हें ट्री ऑफ लाइफ सैपलिंग या वोरपल बनी से पुरस्कृत करते हैं तो ये भी उतना ही अच्छा हो सकता है। काल ने पूछा, क्या तुम एक पेड़ के पौधे को भी जानवर प्रकार के पालतू जानवर के रूप में गिन सकते हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जीवन का पेड़ तब तक चल सकता है जब तक कि वह स्थायी जड़ें न जमा ले, उसके पास अल्पविकसित बुद्धि है और वह जंगल से है। मुझे लगता है कि वोरपल बनी आपके अपने ड्रैगन के पीछे सबसे अच्छा विकल्प होगा, हालांकि उनके पास अब तक का सबसे हास्यास्पद हमला है। ये देखने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनके काटने के हमले में बैरियर बाईपास, आर्मर इग्नो और इंस्टेंट डेथ डिबफ है। वे किसी भी चीज़ को मार सकते हैं जो उन्हें अपमानित करती है। मेयर की टिप्पणी पर काल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने पालतू जानवरों की मुख्य क्षमता प्राप्त की। अगर वह अपने हमलों में इंस्टेंट डेथ जोड़ सकता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं। अगर वह उसे मार सकता है तो वह मर जाएगा। वह औसत खरगोश की तुलना में काफ़ी अधिक टिकाऊ भी था। सवाल ये था, आपने एक ऐसे प्राणी को कैसे पकड़ा जो बाधाओं को अनदेखा करता था और एक ही वार से मर जाता था? युवा माताओं में से एक ने मेयर को अपनी आंखें घुमाईं। आप जानते हैं कि यह यथार्थवादी नहीं है। पुरस्कार हमेशा कुछ ऐसा होता है जो प्राप्तकर्ता के व्यक्तित्व से मेल खाता है। अगर वह ऐसा व्यक्ति होता जो पूरे ब्लिज़र्ड मंत्र को एक हिट किल में बदलना चाहता तो देवता उसे शुरू में पसंद नहीं करते। नहीं, ये भयानक और अविश्वसनीय रूप से उपयोगी दोनों लगता है। शायद वह उस विषय पर फिर से विचार कर सकती थी, उसे उस तरह के कौशल से कोई आपत्ति नहीं होगी। अधिक संभावना है कि यह कुछ ऐसा होगा जो उसके मौजूदा जानवरों के साथ आसानी से मेल खाएगा। अगर उसे किसी क्षेत्र में कमी है तो उसे संभवतः कुछ ऐसा मिलेगा जो उस कमी को पूरा करेगा। अक्सर ये पुरस्कार किसी प्रकार का पवित्र जानवर देते हैं, लेकिन उसके पास पहले से ही एक है। इसलिए अगर उसे सुरक्षा चक्र या उपचार या बर्स्ट डैमेज की आवश्यकता नहीं है तो मुझे लगता है कि उसे किसी प्रकार के अद्वितीय समर्थन कौशल की ओर ले जाया जा रहा है। अगर उसे पर्याप्त अनुग्रह प्राप्त है तो उसे विश्व ड्रैगन या पुराने देवताओं से एक पहलू पुरस्कार भी मिल सकता है। उसने सुझाव दिया। एक पहलू पुरस्कार? मैं वाक्यांश से परिचित नहीं हूँ। काल ने पूछा, आश्चर्य करते हुए कि क्या यह एल्विश से एक अजीब अनुवाद था। ओह, इसका मतलब है एक ऐसा कौशल जो उनके लिए जाने जाने वाले कौशल के समान है। एक दिव्य कौशल का एक सौदा बिन संस्करण। आप युद्ध के देवता से आयुध जैसा कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपको मान पर हथियार बनाने देता है, या आप प्रकृति के देवता से भोजन निर्माण कौशल में से एक प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ वास्तव में जंगली भी मिल सकता है। मैंने सुना है कि कुछ हजार साल पहले एक एल्फ था जिसे विश्व ड्रैगन से साथी कौशल मिला था। काल ने अपनी इतिहास की कक्षाओं से इसके बारे में कुछ याद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कहा। यह उसके राष्ट्र के संरक्षक देवता हो सकते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि कौशल क्या था। एल्फ ने ध्यान नहीं दिया और बस यह मान लिया कि हर कोई जानता है कि वह कौशल क्या करता है। नाम काफ़ी हद तक स्वव्याख्यात्मक था, लेकिन काल यह नहीं समझ पाया कि जब हर जगह गोलेम थे तो यह इतना खास क्यों होगा। पुराने एल्व्स में से एक ने सिर हिलाया। यदि यह आपको कोई कौशल प्रदान करता है तो इसकी कम से कम महाकाव्य रैंक होने की गारंटी है, और यदि यह विशेष रूप से कठिन या देवता से संबंधित खोज के लिए है तो पुरस्कार के रूप में पौराणिक कौशल होना कोई असामान्य बात नहीं है। काल का एपिक रैंक वाला जानवर कवच पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली कौशल था। उसका कवच घर पर खरीदे जाने वाले किसी भी कवच से कई गुना बेहतर था। तो एक लीजेंडरी रैंक कौशल कैसा होगा? या इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लीजेंडरी रैंक खोज पुरस्कार से प्राप्त जानवर कैसा होगा?
अगर यह एक ऐसा जानवर था जिसके पास लीजेंडरी रैंक कौशल था, तो यह निश्चित रूप से एक बेहद शक्तिशाली जानवर होगा, लेकिन ऐसा प्राणी किस तरह का रूप लेगा? स्कूल के पाठ्यक्रम में लीजेंडरी कौशल वाले जानवरों को शामिल नहीं किया गया था, केवल दिव्य जानवर और मानवता के लिए लीजेंडरी खतरे थे। उसे पता था कि यह रेमी जैसा प्यारा और गैर खतरनाक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शायद मैं भाग्यशाली हो जाऊं और खोज से लीजेंडरी पुरस्कार प्राप्त करूं। विवरण की कमी और केवल एक दिशा के साथ वे मुझे सस्पेंस में रख रहे हैं। लेकिन यह एक जानवर है, इसलिए शायद सबसे अच्छा सापेक्ष है और इसे इतनी आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। युवा एल्व्स में से एक ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने एस्पेन से दोस्ती करने की कोशिश की है? वह एक वन ड्रैगन है, वह एक बहुत अच्छा पालतू जानवर होना चाहिए। सभा के किनारे से एक गुर्राहट आई और लड़का पीला पड़ गया। एक अच्छा पालतू जानवर, तुम कहते हो? युवा महिला की आवाज़ दहाड़ उठी, इससे पहले कि पत्तों से ढका एक जबरा हरा ड्रैगन आसमान में उछल पड़ा। काल ने लड़के के कंधे पर थपथपाया। मेरा सुझाव है कि तुम भागो। लड़के ने सिर हिलाया और तहखाने जैसी दिखने वाली जगह की ओर भागा, लेकिन एक ड्रैगन के क्रोध से बचने के लिए बहुत धीमी गति से, जो अपमानित महसूस कर रहा था। लड़के की मां घबराई हुई दिख रही थी, लेकिन काल ने उसे हल्के से दबाते हुए बैठा दिया। शांत रहो, वह उसे गंभीर रूप से घायल नहीं करने वाली है। अगर वह वास्तव में पागल होती तो वह दहाड़ती या उड़कर वहां नहीं जाती जहां वह उसे देख सकता था। महिला को ऐसा नहीं लगा कि उसने उस पर विश्वास किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद ड्रैगन अपनी बाहों में एक पिल्ला लेकर वापस आया। देखो, कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने उसे कुछ मिनटों के लिए पालतू बना दिया ताकि उसे पता चले कि यह कैसा है। जाहिर है, ड्रैगन ने पिल्ला को डांटा, जिसे उसने टेबल पर रखने से पहले एक स्ट्रिंग कॉलर से बांधा था ताकि वह भाग न सके, तो इलाके के एल्व्स हंस रहे थे। माँ अपने लड़के को बचाने गई और मेयर ने आह भरी। तुम अब ऐसा कह रहे हो, लेकिन वह पेड़ों की तरह ही अतीत के निशानों को संभाले हुए है। अगर उसकी माँ उसके मामले की पैरवी नहीं करती तो वह शायद उसे वापस नहीं लौटाती। काल हंसा और कंधे उचका दिए। वह एक एल्फ है, उसे इससे उबरने के लिए बहुत समय है। लेकिन क्या हम मिस रेमी को जल्दी से तूफान भगवान के मंदिर में ले जा सकते हैं? शायद उसे कुछ समझ आ जाए। मेयर मुस्कुराया, ये वही है, वह गुफा। बस रेमी को नमस्ते कहने दो और तूफान भगवान अंततः जवाब देंगे। अच्छे तूफानों की तरह उनके जवाब तैयार होने में कुछ दिन लगते हैं। रेमी उत्साह से मंदिर की गुफा की जांच करने के लिए चला गया और काल ने यह सुनिश्चित करने के लिए मुड़कर देखा कि बच्चे थोर का फायदा नहीं उठा रहे हैं। सेरो इतना दयालु था कि उसने यह नहीं बताया कि वे परेशान कर रहे थे या नहीं। अध्याय 443 अच्छी तराजू वाली महिला। थोर ज्यादातर बच्चों को अनदेखा कर रहा था जो उसे खेल के उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि वह वन ड्रैगन को पिल्ला को डांटते हुए देख रहा था। जबरा तराजू भी बहुत अच्छे होते हैं। थोर ने देखा कि एल्फ की मां ड्रैगन को शांत करने का काम कर रही थी ताकि वह लड़के को उसके प्राकृतिक रूप में वापस ला सके। अब आप ड्रैगन को निशाना बना रहे हैं? काल ने पूछा। सभी तराजू अच्छे तराजू हैं, साथ ही वे पंख। तराजू और पंख एक अच्छा संयोजन हैं। थोर सहमत हुए। ड्रैगन उनकी दिशा में मुड़ा और काल ने अपने दिमाग में एक झटका महसूस किया। उसने इसे अंदर आने देने पर ध्यान केंद्रित किया और एक कोमल महिला की आवाज़ उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। अपने दोस्त को याद दिलाओ कि मैं एक वन ड्रैगन हूं और मैं उसे सुन सकता हूं। उसने मांग की। थोर ने उत्साहित होकर कहा, मेरे पास यहाँ घास है जो कोमल तराजू के लिए बहुत अच्छी है। ड्रैगन ने काल को घूर कर देखा और उसने उत्सुक सेरो के सिर पर थपथपाया। माफ करना दोस्त, तुमने अपना मौका लिया, लेकिन वह दिलचस्पी नहीं ले रही है। तुम्हें किसी दूसरे दिन फिर से किसी दूसरे ड्रैगन पर कोशिश करनी होगी। थोर थोड़ा दुखी था कि रोमांस का उसका मौका उसे झबरा तराजू वाले ड्रैगन से नहीं मिल रहा था, लेकिन वह समझ गया। तुम हर उस महिला को नहीं पा सकते जो तुम्हें आकर्षक लगे, या फिर पहली जगह में आकर्षक लगने वाली कोई महिला उपलब्ध नहीं होगी। ड्रैगन ने थोर के विचारों को सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और उसे एक कामुक किशोर के रूप में खारिज कर दिया, जो अभी भी प्यार पाने के लिए अपने सबसे अच्छे अवसरों को हर उस महिला के लिए कोशिश करना मानता है जो उसे मिलती है। कम से कम तराजू वाली हर एक महिला, क्योंकि थोर के पास मानक थे। बच्चे अभी भी उस पर चढ़ रहे थे और इसमें अब गांव के अन्य एल्वेन बच्चे भी शामिल थे। इसलिए काल को ये स्पष्ट था कि वे जल्द ही कहीं नहीं जाएंगे और उसे शायद रात बिताने के लिए जगह की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि राय को एक स्थापित शहर के किनारे पर एक बेतरतीब किला बनाने देना अशिष्टता होगी। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमें जाने की जल्दी नहीं है। क्या आपके पास अभी भी यात्रियों के लिए कमरे हैं जिनके लिए वेपॉइंट डिज़ाइन किया गया था, या किसी तरह का होटल? काल ने पूछा। बेशक, मुझे संदेह है कि वे आपके पैसे लेंगे क्योंकि आप बच्चों को वापस ले आए हैं, लेकिन रात को रुकने के लिए आपके लिए निश्चित रूप से एक जगह होगी। आपकी खोज आपको यहाँ से किस दिशा में ले जा रही है? पश्चिम में जंगलों में, मेयर ने उत्तर दिया।
पूर्व दक्षिण पूर्व। मुझे यकीन नहीं है कि उस दिशा में क्या है, लेकिन वहाँ लिखा है कि मुझे वह मिलेगा जिसकी मुझे तलाश है। मेयर चिंतित दिखे। मुझे उम्मीद है कि यह आपको बहुत दूर नहीं भेज रहा है। वह क्षेत्र खतरनाक है और यह सब जंगली जानवरों और राक्षसी जनजातियों द्वारा नियंत्रित है। ये तकनीकी रूप से मिव्यास्कन साम्राज्य के क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन आपको साम्राज्य के उस पार उस दिशा में एक भी सभ्य गांव नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व में भी आपको सभ्यता खोजने में मुश्किल होगी। यही कारण है कि सड़क यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर जाती है और फिर पूर्व की ओर जाती है। लेकिन आप एक आदर्श जादुई जानवर की तलाश कर रहे हैं, इसलिए ये ठीक वैसा ही क्षेत्र हो सकता है जिसकी आपको तलाश है, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। बस याद रखें कि यह उनका गृह क्षेत्र है और लड़ाई झगड़े न करने की कोशिश करें, अन्यथा ये क्षेत्र के हर सहयोगी और हर संभावित चुनौतीकर्ता को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, वे तब हमला करना चाहेंगे जब विजेता कमजोर हो। काल ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत दूर नहीं होगा। रात का खाना बनाने और निगरानी रखने में मदद करने के लिए अपने साथियों के बिना जंगल में खो जाना, ऐसा लगता है कि यह बहुत मज़ेदार नहीं होगा। एल्फ ने सिर हिलाया। काल ने पहले भी यही बात कही थी और यह स्पष्ट था कि वह समूह के साथ यात्रा करने का आदी था, अकेले नहीं। शायद यही कारण था कि देवताओं ने समझा कि उसे केवल पुरस्कार प्राप्त करने के बजाय अपने इनाम की तलाश में जाना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र चैंपियन पसंद थे, न कि वे जो दूसरों की शक्तियों पर निर्भर थे। इसलिए अकेले और आत्मनिर्भर होने की आदत डालने के लिए एक अच्छी लंबी यात्रा ही वह चीज़ हो सकती है जिसकी उसे ज़रूरत थी। वास्तविक खोज पुरस्कार उनके लक्ष्यों के लिए गौण होगा। लेकिन मेयर ने अपनी शताब्दियों में बहुत कुछ देखा था और वह युवा मानव के लिए इसे खराब नहीं करने वाला था, जिसके पास वास्तव में उन बच्चों की तुलना में कम वर्ष हो सकते हैं जिन्हें उसने वापस कर दिया था। उनके कबीले के एल्व्स अपनी युवावस्था में मनुष्यों की तुलना में आधे दर से बूढ़े होते थे और फिर बड़े होने पर उनका दिखना बंद हो जाता था। इसलिए यह संभव था कि यह युवा मानव स्वयं केवल एक बच्चा रहा होगा। उनके अनुमान के अनुसार, यदि कोई इतना असभ्य होता कि उससे पूछता और उसे याद दिलाता कि वह कितना नश्वर है। क्या मैं तुम्हें शाम के लिए सराय में एक कमरा दिखा सकता हूँ? क्या अपने जानवर को बिना देखभाल के छोड़ना सुरक्षित है? उसने पूछा। एक तरह से, हाँ। वह शत्रुतापूर्ण नहीं है और वह किसी भी तरह का मांस नहीं खाता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि ड्रैगन पुनर्विचार कर सकती है, तो वह उसके साथ छेड़खानी कर सकता है और यह आपदा में समाप्त हो सकता है। मेयर की हंसी ने आधे गांव का ध्यान आकर्षित किया। वह पहले से ही खराब मूड में है। शायद हमें बच्चों को दूर भेज देना चाहिए और उसे आराम करने देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी कक्षा उसे दूसरों के साथ एक अलग स्थान देती है। काल ने सिर हिलाया और मेयर ने बच्चों को भगाना शुरू कर दिया। जब वे चले गए तो काल ने थोर को वापस अपने स्थान पर बुलाया और फॉरेस्ट ड्रैगन थोड़ी देर के लिए भ्रमित दिखी, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि सेरो गायब हो गया था। वह समझ सकती थी कि वह एक वास्तविक जानवर था, कोई बुलाया हुआ भ्रम या झूठा प्राणी नहीं। इसलिए आमतौर पर उसके विचार केवल तभी गायब हो जाते जब वह मर जाता। लेकिन उसे जल्दी से एहसास हुआ कि यह केवल एक अलग स्थान पर था ताकि बच्चे किसी समय सो सकें। अगर उस दोस्ताना जानवर को उनके साथ छोड़ दिया जाता तो वे सुबह भी अपने माता पिता के बिस्तर पर जाते ही अपने घरों से चुपके से बाहर निकलने के बाद खेल रहे होते। उसने ये जोर से नहीं कहा, लेकिन काल भी यही सोच रहा था। एल्वेस और लोड्स में बहुत कुछ समान था। अगर उन्हें बाद में काम करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत होती तो उनके आसपास जानवरों को अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं था। गांव के प्राकृतिक देहाती रूप के बावजूद कमरा वास्तव में काफ़ी आलीशान निकला। इसे डार्कलाइट होस्ट द्वारा अपने सभी वेपॉइंट्स के लिए रखे गए मानकों के अनुसार बनाए रखा गया था और गांव के बाकी हिस्सों से मेल खाने के लिए इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था। यह उन कुछ इमारतों में से एक थी जो ज़मीनी स्तर पर थीं। यहाँ नीचे कुछ कार्यशालाएं थीं, लेकिन शहर के ज़्यादातर लोग पेड़ों के ऊपर रहते थे, संभवतः भटकने वाले जानवरों से बचाव के लिए जो पेड़ों पर चढ़ नहीं सकते थे या चढ़ते नहीं थे। हम सुबह आपसे मिलेंगे अगर आप नाश्ते के लिए काफ़ी समय तक यहाँ रहेंगे। मैं आमतौर पर सुबह की चाय के लिए सराय में आता हूँ और कई ग्रामीण यहाँ आना पसंद करते हैं। अगर आपको यात्रा के लिए स्टॉक करने की ज़रूरत है तो हमारे पास प्रावधान भी हैं। हमारे पास डार्कलाइट होस्ट गिल्ड बैंक तक पहुँच है, इसलिए हम आपको सभी ज़रूरी चीज़ें दे सकते हैं। एक गिल्ड बैंक। यहाँ कोई जादुई बैंक था जिसमें आपूर्ति थी जो यहाँ से सुलभ थी। अब काल को इन लोगों द्वारा भोगी जाने वाली विलासिता से ईर्ष्या होने लगी थी। धन्यवाद। मैं सुबह एक लंबी यात्रा के लिए आपूर्ति की व्यवस्था करूंगा। अच्छी नींद लें, मेयर। अध्याय 444 सामान्य ज्ञान की कमी। काल अगले दिन भोर के समय जागा, इसलिए नहीं कि उसने अलार्म सेट किया था या उसे कोई ज़रूरी काम करना था, बल्कि बस आदत के कारण। ये वह समय था जब जायंट्स आमतौर पर हमलों के लिए स्काउट करना शुरू करते थे, इसलिए उस समय उसे तैयार रहने की ज़रूरत थी और वह उस दिनचर्या को खोना नहीं चाहता था जब वह कुछ दिनों में इस खोज को पूरा कर सकता था और टीम के बाकी सदस्यों के पास वापस घर जा सकता था।
उसने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वे क्या कर रहे थे और क्या वे लिथियम माइंस में रुके थे, जहां उसे यकीन था कि वे शहर के सितारे होंगे। यहाँ तक कि कम प्रसिद्ध और सैन्य अभिजात वर्ग भी छोटे शहर के युवाओं के लिए आदर्श थे, खासकर वे जो अभी इतने बड़े नहीं थे कि सीरम इंजेक्शन से गुजर सकें। जब वह सुबह की चाय के लिए बैठा, क्योंकि होटल के मेहमानों के लिए एक दीवार के साथ स्थापित डिस्पेंसर में कोई कॉफ़ी नहीं थी, कार्ल ने देखा कि वह अभी भी ध्यान का केंद्र था। उसने एक आदमी की तरफ देखा जो उसे सूक्ष्मता से देखने की कोशिश कर रहा था, इतना कि उस आदमी को पता चल जाए कि वह पकड़ा गया है और कार्ल उससे बात करने को तैयार है। इसके साथ ही एल्फ ने टेबल पर उसके साथ बैठने के लिए सीट बदल ली। आप एक खोज के लिए पूर्व दिशा में राक्षस क्षेत्र में जा रहे हैं, है ना? अब मुझे पता है कि यह एक खोज है और यह आपको दिशाएं दे रही है, लेकिन यह अभी भी एक भयानक विचार है। उस दिशा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे कमज़ोर हो। भले ही आप उन्हें अपने लाइटनिंग सेरों के साथ टैग टीम करें, यह एक आसान लड़ाई नहीं होने वाली है। मैं पेशे से एक लकड़हारा हूँ और मैं भी शहर के पूर्व में नहीं जाता, सीमा पार तो बिल्कुल नहीं। कार्ल ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ कि यह एक भयानक विचार हो सकता है, लेकिन मैं एक बीस्ट मास्टर हूँ। राक्षस सौदे का हिस्सा हैं। लकड़ी काटने वाला हंसा। ठीक है, क्या आपके पास आपातकालीन भागने के लिए कम से कम एक पोर्टल स्क्रॉल है? कार्ल को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन तुम्हारा सामान्य ज्ञान निश्चित रूप से यहाँ नहीं बढ़ा है। मैं तुम्हें वह सामान लाकर दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। तुम्हारे पास अपनी इन्वेंट्री में कितनी जगह है? 2 स्लॉट। आदमी उलझन में लग रहा था। तुम्हारे पास सिर्फ 2 और आइटम के लिए जगह है। अब कार्ल को भ्रमित होने की बारी थी। शायद मेरी इन्वेंट्री व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। प्रत्येक स्लॉट लगभग 1 मीटर क्यूबिक है। मैं उन्हें तब तक सामान से लोड कर सकता हूं जब तक वे भर न जाएं। कार्ल ने समझाया। लकड़हारे ने खिड़की से किसी को इशारा किया और ड्रैगन अंदर आया, कार्ल को संदिग्ध रूप से देखते हुए, जैसे कि वह सुबह सबसे पहले उसे और थोर को मिलाने की कोशिश करने जा रहा था। क्या आप मुझे उसके सिस्टम के बारे में बता सकते हैं? इसमें कुछ गड़बड़ है। उसकी सारी इन्वेंट्री स्पेस गिल्ड बैंक वॉल्ट क्यूब्स के आकार के 2 स्लॉट में विलीन हो गई है, आदमी ने समझाया। ड्रैगन ने कार्ल को गहराई से देखा, फिर कंधे उचका दिए। हाँ, ये टूटा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या करना है। शायद इसे ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह ठीक काम करता है और मैं उसकी क्लास को ठीक से देख सकता हूँ। यह उसकी क्लास की एक विचित्रता हो सकती है जो उसे कच्चे माल के लिए बड़ी जगह देती है। आप जानते हैं, जैसे कि क्राफ्टर क्लास को अभिकर्मकों और सामग्रियों के लिए एक बैग मिलता है। लकड़हारे ने अपनी उंगलियां चटकाईं। ठीक है, अब सब समझ में आ गया। बीस्ट मास्टर किसी तरह का हाइब्रिड क्राफ्टिंग और कॉम्बैट क्लास होना चाहिए। मैं जगह की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रा की आपूर्ति तैयार करने जाऊंगा। फिर वह कमरे से बाहर चला गया। ड्रैगन और कार्ल को एक साथ एक टेबल पर बैठा छोड़ दिया। चाय? कार्ल ने पूछा, उठने और दूसरा कप डालने के लिए तैयार। नहीं, धन्यवाद, मैंने पहले ही खा लिया है। मुझे यकीन है कि उन्होंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आपका रास्ता खतरनाक होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप ठीक हो सकते हैं। आप किसी इंसान की तरह गंध नहीं करते, आप किसी अजीब जानवर की तरह गंध करते हैं। जब तक क्षेत्र का शासक आपको एक खतरे के रूप में नहीं देखता, तब तक आपको केवल न्यूनतम प्रतिस्पर्धा के साथ गुजरने में सक्षम होना चाहिए। बस चलते रहें और घोंसले या मांद के आसपास न जाएं, जब तक कि आप पूरी तरह से आश्वस्त न हों कि यह वही है जो आप चाहते हैं। समझ गया। सिद्धांत रूप में ये काफ़ी आसान होना चाहिए, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि एक बार जब आप वास्तव में जंगल में होते हैं तो चीज़ें कभी भी उस तरह से काम नहीं करती हैं। ड्रैगन कार्ल के मजाक पर हंसा। जंगल उसका तत्व था। भले ही जानवर उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हों, वे जंगल में फॉरेस्ट ड्रैगन पर हमला नहीं करेंगे। यह उनके स्वभाव में नहीं था। मेयर उनके साथ बैठ गया और फिर रेंजर्स की पोशाक पहने कुछ लोग, जिनमें से एक ने एक छोटी सी ब्लिंक बिल्ली को पकड़ा हुआ था। आपका बंधुआ साथी? कार्ल ने पूछा। वास्तव में नहीं, मेरी पत्नी का नया सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन उसने आज आपसे मिलने के लिए मेरे साथ आने पर जोर दिया। वे बहुत होशियार हैं, ब्लिंक बिल्लियां हैं। मेरा बंधुआ साथी एक लकड़ी का भेड़िया है जो मुझे कुत्तों की तरह बढ़ी हुई दृष्टि और गंध की भावना प्रदान करता है। वह वर्तमान में मेरे सामने के बरामदे पर झपकी ले रहा है। बंधुआ जानवर अपने अनबंधुआ समकक्षों की तरह बूढ़े नहीं होते और मरते नहीं हैं, लेकिन वे अपने बुढ़ापे में उतने ही आलसी हो जाते हैं। कार्ल केवल कल्पना कर सकता था कि 100 साल का भेड़िया कितना आलसी और चिड़चिड़ा होगा। तो रेंजर्स अपने साथी इसी तरह चुनते हैं। मैंने अपने पहले साथी विंडस्पीड हॉक से यही सीखा था। मेरी दृष्टि एक इंसान के लिए अविश्वसनीय है, कार्ल ने समझाया। भाग्यशाली बदमाश। दुर्लभ वर्ग हमेशा अपने लिए सभी अच्छी चीज़ें प्राप्त करते हैं और हम में से बाकी लोग सिर्फ हीन भावना से ग्रसित रह जाते हैं। दूसरे रेंजर ने शिकायत की।
हालांकि रेंजर्स के पास कुछ लाभ हैं। मेरे एकमात्र वर्क कौशल मेरे जानवरों द्वारा किए जाने वाले नुकसान को बढ़ाने के लिए हैं। मुझे हमले के कौशल को अलग से प्रशिक्षित करना था या अपने जानवरों से हासिल करना था। उस समय टेबल पर बैठे सभी 4 लोग हंस पड़े और ड्रैगन ने काल पर मुस्कुराया। तुम उसे बेहतर महसूस नहीं करवा रहे हो। जादुई जानवरों के एक पूरे समूह से कौशल हासिल करने में सक्षम होना व्यावहारिक रूप से एक रेंजर का सपना है। मुझे संदेह है कि आपका वर्ग वास्तव में उनके वर्ग का एक उन्नत संस्करण हो सकता है, या शायद दिर्यूड या शमन वर्ग। कभी कभी कुछ नया करने के लिए उनके बीच क्रॉसओवर की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर यह एक रेंजर को अपने तीरंदाजी और लकड़ी के शिल्प कौशल के अलावा जानवरों से जुड़ने और कौशल हासिल करने देता है तो ये पूरी तरह से इसके लायक होगा। उसने समझाया। क्या रेंजर्स को तलवार चलाने का कौशल नहीं आता है? काल ने पूछा। वास्तव में बहुत बढ़िया, लेकिन उनका रवैया ये है कि अगर उन्हें अपनी तलवार खींचनी है तो चीजें पहले ही गलत हो चुकी हैं। काल ने हंसते हुए कहा, मैं इसके विपरीत हूँ। अगर चीजें सही चल रही हैं तो मैं ब्लेड से शुरू करता हूँ। अगर मुझे अपना धनुष इस्तेमाल करना पड़ता है तो यह आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि मैं बहुत जल्दी किसी ऐसी चीज से पकड़ा गया था जो वापस लड़ सकती है। जब वे मजाक कर रहे थे, लकड़हारे ने काल की ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी की और 2 बड़े बैग लेकर वापस आया जो इन्वेंट्री स्पेस के आकार के थे, साथ ही एक आइटम वाली रसीद भी थी। अब यह ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं इसमें से कुछ वापस कर सकता हूँ। यहाँ सूची है और कुल 17 सोने के टुकड़े, 4 चांदी के टुकड़े, 8 तांबे के टुकड़े हैं। काल ने अपनी स्थिति स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया और 18 सोने के टुकड़े निकाले। वह उस क्षमता का आदी हो सकता था। तो आप जाए, बाकी को अपनी सहायता के लिए रख लीजिए। जैसा कि अनुमान था, वहाँ भोजन था, लेकिन काल की अपेक्षा के अनुसार नहीं। बैग में एक जादुई लंच बॉक्स था जिसे दिन में एक बार भोजन बनाने के लिए सक्रिय किया जा सकता था। बाकी का अधिकांश हिस्सा विभिन्न औषधियों, टिंचर्स, लोशन और गंध अवरोधकों से भरा था जो उसे जंगल में बिना ज्यादा ध्यान आकर्षित किए मदद करेंगे। साथ ही एक जादुई पानी की बोतल और हथियारों और कवच के लिए कुछ जादुई मरम्मत किट भी थे। काल ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन वे इतने महंगे भी नहीं थे और वह निश्चित रूप से उन्हें अपने साथ घर ले जाना चाहता था। मुझे पता है कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आपके पास कौशल पुस्तकालय उपलब्ध है? काल ने पूछा। मेयर ने अपना सिर हिलाया। हम कौशल पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कस्टम मेड करके हमें भेजना होगा। इसमें 1 या 2 सप्ताह लगते हैं। हाँ, मुझे संदेह था कि शायद यही उत्तर हो, लेकिन यह एक कोशिश के लायक था। शायद अगली बार जब मैं किसी असली शहर में रहूंगा तो मेरे पास पुस्तकालय जाने का समय होगा। मैं अपने साथी के लिए एक उचित शमन हीलिंग स्पेल प्राप्त करना चाहता था जो उसके हीलिंग टोटेम और स्प्लैश हील के साथ हो। काल ने समझाया। अगर उनके पास पूर्णकालिक हीलर नहीं होता तो वह भूमिका रीजनरेशन, इटर्नल लाइटनिंग और रैमी की होती। एक उचित हीलिंग स्पेल होना अच्छा होता, लेकिन इसके बारे में सोचें, अगर उसके पास अधिक अंक होते तो वह ट्रोलिश रीजनरेशन प्राप्त कर सकता था जो बेस्टियल रीजनरेशन का उन्नत संस्करण है। अध्याय 446 बेपरवाह जानवर। राय ने एक उपयुक्त पेड़ के ऊपर एक छोटा किला बनाया और काल ने ऊपर चढ़कर देखा कि उसने क्या प्रदान किया है। ये सिर्फ एक बंद झूला था, शिकार के लिए बनाए जाने वाले कोकून से थोड़ा ज्यादा, लेकिन ये बंद था और इसके चारों ओर चिपचिपा रॉयल रैंक रेशम था ताकि बेखबर घुसपैठियों को पकड़ा जा सके। ये काम करेगा। काल सोने की व्यवस्था से जो चाहता था वह सिर्फ राक्षसों द्वारा पता न लगाया जाना था, और यह कार्य के लिए शानदार ढंग से काम करेगा क्योंकि यह उसकी गंध को छिपाएगा, हवा को उसके स्थान को प्रकट करने से रोकेगा और ये दुश्मनों को इतनी देर तक दूर रखेगा कि काल खुद को तैयार कर सके और राय बाहर आ सके। ये जंगल के माध्यम से एक लंबी यात्रा होने जा रही थी, काल निश्चित था। जानवरों द्वारा खतरों पर नजर रखने के बावजूद सुरक्षित रूप से गहरी नींद लेने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह ज्यादातर ध्यान और आराम करता रहता, जो कुछ समय के लिए तो ठीक था, लेकिन उसे काफी दूरी तय करनी पड़ सकती थी और अंततः उसे कोई बेहतर उपाय या कोई सुरक्षित क्षेत्र ढूंढना पड़ता। हर जगह राक्षसों की भरमार नहीं होने वाली थी, जो उपलब्ध भोजन के साथ संभव नहीं था, लेकिन जब काल सुबह उठा तो वह पहले से ही इसके लिए उत्सुक था। जब काल उठा तो वेब पर 3 छोटे जीव थे। वे सामान्य श्रेणी के राक्षस थे, कोई खतरा नहीं थे और नाश्ते के लिए रखने लायक नहीं थे, इसलिए काल ने बिस्तर से बाहर निकलते ही उन्हें मुक्त कर दिया और एक शाखा पर हार्ड ट्रैवल बिस्किट और सूप के नाश्ते के लिए बैठ गया। उसे बस एक हल्का भोजन चाहिए था और काल ने अपने बिस्किट को सूप में डुबोया, जबकि उसने देखा कि गिलहरी, जिसे उसने आखिरी बार मुक्त किया था, डर के मारे भाग गई। उसे डर था कि अगर वह बची रही तो वह मेनू में शामिल हो जाएगी। आज सुबह यह क्षेत्र उसके आने के समय की तुलना में अधिक आरामदायक और प्राकृतिक लगा और काल धीरे से जमीन पर लेट गया ताकि खोज पुरस्कार खोजने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना जारी रख सके। इसका मतलब था कि पूरी सुबह जंगल में आराम से टहलना, क्योंकि तेज चलने से लोगों का ध्यान आकर्षित होता था।
जंगली जानवर बिना किसी अच्छे कारण के नहीं भागते, इसलिए काल भी नहीं भागा। दोपहर के समय वह एक बड़े घास के मैदान में आया जो उसकी नज़र में जहां तक था फैला हुआ था। यह एक अच्छा बदलाव था क्योंकि अब वह वास्तव में दूर से खतरों को देख सकता था और खुद को परेशानी में डाले बिना थोड़ा बेहतर समय निकाल सकता था। काल ने दौड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसके सामने खुले मैदान फैले हुए थे और वह ऐसी गति से दौड़ रहा था जिससे इटर्नल लाइटनिंग अपनी सहनशक्ति को फिर से प्राप्त कर सके। ये पूरी तरह से दौड़ना नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से यह एक तेज गति थी जो उसकी ताकत को बढ़ाते हुए प्रति घंटे 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकती थी। मैं अपने पंख फैलाना चाहता हूँ, हॉक ने शिकायत की। आगे बढ़ो, मुझे आसपास कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, बाहर आना सुरक्षित होना चाहिए। रैमी को छोड़कर सभी ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और फिर कुछ सेकंड के बाद रैमी भी बाहर आ गई और धूप सेंकने के लिए थोर की पीठ पर बैठ गई। हॉक नाचते, खतरों और सभ्यता के संकेतों की तलाश में आसमान में ऊंची उड़ान भरता रहा। जब तक अंधेरा हुआ तब तक कुछ भी नहीं था। उन्होंने भैंस के आकार के कमांडर रैंक के शाकाहारी जानवरों के कुछ झुंड देखे और राय ने उनमें से 2 को अपने कब्जे में ले लिया, बस अगर वे अच्छे लगे, लेकिन दिन भ्रामक रूप से शांत था। जब काल ने आधी रात को इसे रात कहने का फैसला किया तो हॉक और वे दोनों पहले से ही कुछ घंटों से बिस्तर पर थे, लेकिन काल के रे की थमल दृष्टि के उधार संस्करण में चूहों से बड़े जीवन के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। इस बार उसने उसे नहीं जगाया, उसने बस पेड़ों का एक छोटा सा समूह पाया जिसमें कुछ भी सोने के लिए नहीं था और रे को निगरानी रखने के लिए जगाने से पहले अपना झूला लटका दिया। अगली सुबह हॉक फिर से हवा में उड़ गया, किसी भी संकेत की तलाश में कि वे अपने लक्ष्य के करीब हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ घास थी, सैकड़ों किलोमीटर का खुला मैदान। उस शाम काल देर से जॉगिंग कर रहा था जब अचानक तीर ने दाईं ओर मुड़ लिया। पुनः अंशांकन, लक्ष्य खो गया, सिस्टम ने रिपोर्ट की। इसका क्या मतलब है? काल ने बड़बड़ाया। क्या आपको लगता है कि किसी ने हमारी संभावित प्यारी छोटी बहन को खा लिया? रैमी ने पूछा। काल ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा बहुत अधिक संभावना लग रही थी। रे ने सिर हिलाया। आपकी बात सही हो सकती है। सबसे अच्छा विकल्प मोनाक रैंक का शिशु होना चाहिए था। तो हो सकता है कि इसे खा लिया गया हो, या शायद यह आगे बढ़ गया हो और हम इसे लेने के लिए वहां पहुंचने से पहले ही अधिपति बन गया हो। तब यह अब सबसे अच्छा नहीं होगा क्योंकि यह सुरक्षित रूप से बंधे होने के लिए बहुत मजबूत था। ओह, नया तीर हिल रहा है, मुझे लगता है कि यह करीब है। थोर ने नोट किया। यह ज़्यादा नहीं था, लेकिन तीर सिर्फ 1 सेंटीमीटर का अंश आगे बढ़ा था और फिर एक और। काल ने नई दिशा का सामना किया और उम्मीद की कि इस बार वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होगा इससे पहले कि कुछ हो जाए। दूरी पर कुछ है, बड़े हरे लोग किसी काली चीज़ पर हमला कर रहे हैं, हॉक ने बताया। क्या आपको लगता है कि यह हमारा लक्ष्य हो सकता है? काल ने पूछा क्योंकि पक्षी दूर भाग गया। मुझे पूरा यकीन है कि यह है। मुझे अभी तक नहीं पता कि यह क्या है, हालांकि ये काले रंग से घिरा हुआ है। उसने जो देखा उसकी एक मानसिक छवि भेजी और काल भी इसका पता नहीं लगा सका। ऑकिश बच्चे काली ऊर्जा की एक गेंद पर हमला कर रहे थे जिसे हॉक देख नहीं पा रहा था। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसे कि यह सुस्त या बेपरवाह हो। चाहे वे कुछ भी करें, यह आगे बढ़ता ही रहा। फिर उन्होंने कमांडर रैंक के किशोरों को अपने उच्च रॉयल रैंक के योद्धाओं में से एक के साथ बदल दिया। काल उसे आते हुए देख सकता था, फिर हॉक घास में कुछ हिलने से विचलित हो गया। यह कोई खतरा नहीं निकला, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो योद्धा बस चला गया था और हवा में काली राख तैर रही थी। क्या इसने रॉयल रैंक के ऑकिश योद्धा को एक ही शॉट में मार दिया? काल ने खुद से पूछा। संभवतः, हो सकता है कि इसने उसे टेलीपोर्ट कर दिया हो, लेकिन वह निश्चित रूप से चला गया है, हॉक ने बताया। अब ये दिलचस्प था, अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो रॉयल रैंक के ऑक को एक शॉट में मार सकती थी तो यह निश्चित रूप से शक्तिशाली थी। लेकिन यह ऐसी चीज़ होगी या नहीं जिससे काल जुड़ सके, यह एक और मामला था। उन्होंने दाना के अलावा किसी अन्य जीवित चीज़ को अंतरिक्ष में खींचने की कोशिश नहीं की थी और यह काम नहीं किया था। उस समय उसके लिए कोई अतिरिक्त स्थान नहीं था, लेकिन काल को संदेह था कि यह अधिक था क्योंकि उसे सिस्टम के लिंक में लाने के लिए वैध जानवर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। उस बिंदु तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे की तेज जॉगिंग लगी जहां हॉक ने काली गेंद को ट्रैक किया था जब ऑक्स ने उसे छोड़ दिया था, या शायद ऑक्स ने उसे भगा दिया था। हालांकि ऐसा लगता था कि उसे उनके प्रयासों की उतनी परवाह नहीं थी क्योंकि उसने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। ऐसा लगता था कि उसे उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। काल ने घास के माध्यम से आगे बढ़ते हुए छोटे काले आधे गोले से कुछ 100 मीटर आगे अपना रास्ता बनाया और ये देखने की कोशिश की कि अंदर क्या है। खोज लॉग से तीर उसका पीछा कर रहा था, उसके सिर के ऊपर नीचे की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन काल को नहीं पता था कि उसे अंतरिक्ष में कैसे लाया जाए। वह निश्चित रूप से इसे उठाने की कोशिश नहीं करने वाला था, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि उसे पता न चल जाए कि यह क्या है और क्या यह सुरक्षित है। लेकिन फिलहाल यह उसकी उपस्थिति पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। क्या हमें बस इसका पीछा करना चाहिए?
राय ने सुझाव दिया। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन हम इसे खिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? शायद अगर हम इसे कुछ खाने को दे तो यह अवरोध को हटा देगा। अध्याय 447 कह रहा। काल ने कमांडर रैंक के राक्षस के मांस का एक टुकड़ा जानवर के सामने जमीन पर रख दिया, लेकिन एक तरफ थोड़ा सा, ताकि वह देख सके कि क्या वह अपना रास्ता बदल रहा है। जब से हॉक ने उसे देखा था तब से पहली बार जानवर रुका, जैसे कि वह भोजन को सूंघ रहा हो, फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। लेकिन काल के पास जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई तरकीबें थीं। उसने ज्वलंत शरीर को आगे बढ़ाया और मांस के टुकड़े को भून दिया, ताकि हवा धीरे धीरे चलने वाले प्राणी की ओर सुगंध को फैला सके। ये तुरंत वापस आ गया, हवा में उछलकर ये दिखाने के लिए कि अवरोध उसके नीचे एक पूर्ण गोलाकार बनाने के लिए बढ़ा है, फिर भोजन को नष्ट किए बिना सुरक्षित रूप से प्रवेश करने देने के लिए थोड़ा सा खुल गया। काल ने एक और टुकड़ा काटा और भूना और उसे जानवर और अपने बीच फेंक दिया। इस बार यह कूदा नहीं, बल्कि उस स्थान पर भाग गया। ये हॉक के लिए एक नया दोस्त होना चाहिए, जिस तरह से इसे खाना पसंद है। थोर ने मजाक किया। काल ने हंसते हुए कुछ और टुकड़े तैयार किए, उन्हें धीरे धीरे पास पास फेंका, लेकिन आखिरी टुकड़ा अपने हाथ में पकड़े रहा। जैसे ही उसने भोजन को पकड़ा, वह तेजी से आगे बढ़ा, फिर काल के ठीक सामने रुक गया। वह कुछ बार उछला, जैसे कि आखिरी निवाला मांग रहा हो, इससे पहले कि वह उसे उस ओर फेंके जिसे उसने सोचा कि वह एक प्रतीक्षारत मुंह था। भोजन के गिरने के साथ ही काली बाधा दूर हो गई, जिससे एक औसत हनी बेजे जैसा कुछ दिखाई दिया। ये बिल्कुल भी वह नहीं था जिसकी काल को उम्मीद थी। लेकिन जब उसने अपने हाथ में मांस का एक और टुकड़ा भुना तो पतले पंख, चमगादड़ के पंखों जैसी मांसल झिल्ली, उसकी पीठ पर सुरक्षात्मक फर के नीचे से फैली हुई थी, और एक फ्लैप के साथ वह काल के हाथ से इतनी तेजी से भोजन छीन रहा था कि वह अभी तक पक भी नहीं पाया था। जानवर ने एक अजीब अभिव्यक्ति दी, क्योंकि वह अपने मुंह में आधा भुना हुआ मांस लेकर उतरा, फिर निगल गया और काल की ओर देखा। मांस, उसने अपने मन में एक कोमल लड़की जैसी आवाज सुनी। काल ने सिर हिलाया। तुम्हें धैर्य रखना होगा, इसे पकने में कुछ सेकंड लगते हैं। कुक क्या होता है? मांस, उसने विनती की। काल ने मांस को भूनकर एक बड़ा टुकड़ा बेजे को दिया, जिसे उसने तुरंत अपनी काली ऊर्जा कौशल का उपयोग करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उसे अपने पंजे से खा लिया, क्योंकि अब उसके पास पर्याप्त भोजन था और उसे भूख से मरने की चिंता नहीं थी। शायद यही कारण रहा होगा कि वह पहले बेफिक्र और सुस्त था। वह बस भूखा था और खाने के लिए कुछ खोज रहा था, या भोजन के दिवास्वप्नों में खोया हुआ था। ओर्क स्वादिष्ट नहीं लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि यह प्राणी कच्चे मांस की तुलना में भुना हुआ मांस पसंद करता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास आग से लड़ने का कोई कौशल नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पका हुआ मांस क्या होता है। भोजन समाप्त होने के बाद उसने अपने और काल दोनों के ऊपर एक बड़ा काला गुंबद बनाया और तुरंत सो गया। काल के पास भोजन था, इसलिए उसे भागने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। काल ने छोटे जीव के तर्क पर अपना सिर हिलाया और खाली जगह पर ध्यान केंद्रित करने और उसे अंदर स्थानांतरित करने से पहले उसके सिर के ऊपर से सहलाया। खोज पूरी हुई। परफेक्ट पालतू गणना करना। क्या गणना करना? काल को पता नहीं था। उसने खोज पूरी कर ली थी। उसका इनाम उसके नए जानवर के स्थान पर अच्छी तरह से सो रहा था, और वह शक्तिशाली थी। नाम कैरा। प्रजाति पंखों वाला शून्य बेजर। किशोर। शाही रैंक। कौशल विघटन सम्राट रैंक। शुद्ध विनाशकारी ऊर्जा का एक क्षेत्र बनाता है। शून्य एक विघटन आधारित जवाबी हमला। समान या कम ऊर्जा के कौशल को पूरी तरह से रद्द कर सकता है। तेज उड़ान पंखों वाला शून्य बेजर एक फुर्तीला उड़ने वाला है, यहां तक कि पूरी तरह से विकसित होने पर भी। सीमित अभेद्यता पंखों वाला शून्य बेजर अपने कुल स्वास्थ्य के 10% से कम के सभी हमलों को अनदेखा कर देता है, और अपने कुल स्वास्थ्य के 10% से अधिक शक्तिशाली सभी हमलों को भी अनदेखा कर देता है। काल ने अपने नए साथी के आंकड़ों को विस्मय की भावना से पढ़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उस पर हमला कर रहा है। न केवल उसके पास एक सुरक्षात्मक गुंबद मंत्र था, बल्कि वह अपने खिलाफ भेजे गए किसी भी कमजोर हमले को आसानी से अनदेखा कर सकता था। काल का नया ब्रेसलेट अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। शायद यह इस जगह के लिए एक सामान्य कौशल था, और अभेद्यता वह हिस्सा नहीं है जो उसे एक अच्छा साथी बनाता है। राय ने सुझाव दिया, लूट में एक पैटर्न देखकर। मुझे लगता है कि यह संभव है। विघटन वास्तव में शक्तिशाली प्रतीत हुआ, जिस तरह से इसने उस औक को समाप्त कर दिया। काल ने गुंबद के अंदर धैर्यपूर्वक कैरा के जागने का इंतजार किया। अब जब वे भागीदार थे तो वह संभवतः इसके माध्यम से चल सकता था, लेकिन इसने उसे सोते समय आराम करने की अनुमति दी। वह जो बता सकता था उसके अनुसार केवल औक ही गुंबद पर हमला करने की हिम्मत कर सकते थे, और वे केवल बच्चे थे जिन्हें शायद बेहतर पता नहीं था। ऐसे क्षेत्र में जहां मोनाक रैंक सबसे मजबूत निवासियों में से एक था, यह अभेद्य काला गुंबद समाज के लिए एक खतरा था। केवल 3 घंटे बाद कैरा मानसिक स्थान में जाग गई और भ्रम में चारों ओर देखने लगी। अरे, सब कहाँ चले गए?
मैं कसम खाता हूं कि मैंने खाद्य विक्रेता को यहीं रखा था। उसने खुद से बुदबुदाया। मैंने आपको आराम करने के दौरान सुरक्षा के लिए मानसिक स्थान में ले जाया। हम बहुत अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं, काल ने जोर दिया। खाद्य विक्रेता के साथ दोस्त, ये ठीक लगता है। ओह, और भी लोग हैं। हेलो स्पाइडर लेडी, और सांप, और पक्षी, और विशाल पिल्ला। काल ने उसके वर्णन पर हंसा, फिर हॉक ने एक पूरे आरोही रैंक सुअर को भूनकर कैरा के स्थान पर ले गया। हम दोपहर के भोजन के लिए एक सुअर खा रहे हैं। आप जानते हैं, आप लोग आधे बुरे नहीं हैं। काल के ऊपर की बाधा गायब हो गई और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तत्काल क्षेत्र में कुछ भी नहीं था, लेकिन दूरी में काल देख सकता था कि उसकी ओर एक बड़ा धूल का बादल आ रहा था। उस तरह के बादल का मतलब या तो विशाल और तेज गति से चलना था, या एक बड़ा समूह जो धूल उड़ा रहा था, जैसे चलती हुई सेना। ये सिर्फ एक ट्रक से आने के लिए बहुत चौड़ा था। भले ही क्षेत्र में एक गंदगी वाली सड़क थी, लेकिन छिपने और खतरे के गुजरने का इंतजार करने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था। क्या मुझे स्काउट जाना चाहिए? हॉक ने पूछा। नहीं, यहाँ एक पल रुको। मुझे नहीं पता कि वे हमें खोजने की कोशिश भी कर रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे आसानी से देखा जा सके। मैं बस उनके रास्ते से दूर चला जाऊंगा। काल ने धूल के बादल के वर्तमान मार्ग को अपने दाईं ओर रखते हुए जॉगिंग शुरू की और देखा कि यह इतना करीब आ गया है कि वह धूल के बादल का कारण समझ सकता है। यह एक घुड़सवार सेना का हमला था, लेकिन सवार किसी तरह के 2 पैरों वाले विशालकाय छिपकलियों पर सवार थे। थोर ने उन्हें एक शिकारी के रूप में पहचाना, लेकिन वह ऐसा नहीं था जिससे वह परिचित था, और न ही वह गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र का मूल निवासी था। ये तथ्य कि कोई उन पर सवार था काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन जब काल ने देखा कि यह वास्तव में विशालकाय छिपकलियों पर सवार ऑक्स थे, तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ऑक्स के पास इतनी उन्नत सभ्यता कब से है? उसे जो याद है, उसके अनुसार उन्हें मुश्किल से ही संवेदनशील माना जाता था। राक्षसों को वश में करने के लिए सभ्य तो बिल्कुल भी नहीं। इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा था, ऐसा लगने लगा था कि काल दुनिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी से चूक गया है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि इस बार उससे झूठ बोला गया हो, क्योंकि वह पहले भी ऑक्स से मिल चुका था, और वे निश्चित रूप से इन लोगों की तुलना में आदिम थे, जिनके पास उच्च गुणवत्ता वाले कवच और जटिल काठी वाले सवारी के घोड़े थे। अध्याय 448 ऑकिश सेना। जब काल को उम्मीद थी कि ऑक उसे पूरी तरह से दरकिनार करके गांव की ओर जाएंगे, तो पूरा स्तंभ उसकी दिशा में मुड़ गया। सभी तैयार हैं, लेकिन जब तक मैं संकेत न दूं, तब तक बाहर न आएं। उसने अपने सहयोगियों को सूचित किया। राय व्यस्तता से कैरा को उनकी सामान्य रणनीति के बारे में विस्तार से बता रहा था, इसलिए नई टीम सदस्य को पता था कि वे क्या करने जा रहे हैं। हालांकि शून्य बेजर इन घुड़सवार सेना के लड़ाकों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, या शायद वह बिना किसी डर के पैदा हुई थी। काल ने अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश करना बंद कर दिया और फ्लेमिंग बॉडी और अनंत बिजली को सामने लाया, जबकि थोर ने उसके ऊपर सुरक्षा का घेरा डाला। कोई भी कौशल खतरनाक नहीं था और उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन यह आने वाले घुड़सवारों को सचेत कर देता था कि वह ऐसा लक्ष्य नहीं था जिसे वे आसानी से पार कर सकते थे। आक्रमण 50 मीटर दूर रुक गया और एक अकेला ऑक घोड़े से उतरा और हाथ में तलवार लेकर काल की ओर दौड़ता हुआ आया। ऑक 5 कदम दूर रुक गया और काल ने इंतजार किया कि क्या वह कुछ कहेगा या फिर एल्वेस की तरह आम इंसानी भाषा बोल सकता है। मानव, अपनी वफादारी घोषित करो। इस युद्ध में तुम्हारी प्रजाति का कोई हिस्सा नहीं है। ऑक ने आश्चर्यजनक रूप से परिष्कृत लहजे में बात की, जो उच्च शिक्षा की ओर इशारा करता था। मैं लड़ने नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ एक खोज पर भेजा गया था, एक खास जानवर को खोजने के लिए। अब जब मैंने उसे पा लिया है, तो मैं घर वापस जाने के लिए एक पोर्टल पाने के लिए पश्चिम की ओर लौटूंगा, काल ने समझाया। ऑकिश जनरल ने मनोरंजन में नाक से कोड़ी। मुझे लगता है कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन इससे तुम्हारी वफादारी के सवाल का जवाब नहीं मिलता। तुम किस पक्ष में हो? काल ने आह भरी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन लड़ रहा है। उस एक कथन ने पूरी ऑकिश सेना को जोरदार ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। बेशक ऑकिश जनजातियां मिवियास्कन स्लेवर्स के खिलाफ हैं, चैंपियन ने ठहाका लगाया। ठीक है, मैंने अभी अभी दास व्यापारियों द्वारा पकड़े गए एल्वेन बच्चों के एक समूह को वापस किया है, इसलिए मुझे कहना होगा कि जब ऑक्स बनाम दास व्यापारियों की बात होगी, तो मैं ऑक्स का पक्ष लूंगा। ऑक्स और भी जोर से हंसे, और काल ने उनके द्वारा की गई मनोरंजक बातों को भूलने का इंतजार किया। क्या तुमने सुना? नन्हा सा इंसान दासों को वापस पाने के लिए दिग्गजों और उनके सहयोगियों के सामने खड़ा होगा। तुम क्या सोचते हो, लड़कों? क्या वह उन्हें खाने से पहले 1 या 2 को मार पाएगा? ऑकिश चैंपियन ने पूछा। काल ने मुस्कुराया और हॉक ने रॉयल रैंक हिल जायंट बॉडी को जमीन पर फेंक दिया। मैं कम से कम 2 से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी ट्रॉफी हैं, काल ने उसे सूचित किया। हवा शोर से भर गई क्योंकि ऑक्स ने धातु के कवच पर हथियार पटक दिए और खुशी में चिल्लाने लगे। उसने तुम्हें पकड़ लिया, बॉस। मैं कहता हूं कि हम उसे अपने साथ ले जाएं।
अग्रिम पंक्ति में से एक आदमी चिल्लाया, क्या कहते हो इंसान? क्या तुम हमारे साथ किसी गांव पर छापा मारना चाहते हो? काल ने कुछ सेकंड के लिए ऑक चैंपियन के सवाल पर विचार किया। विशाल हरे आदमी को नहीं कहना ऐसा नहीं लगा कि यह ऐसा जवाब था जो उसकी जिंदगी को लंबा कर सकता था। लेकिन चैंपियन एक मोनार्क रैंक का लड़ाकू था, जैसा कि उसके कुछ अधिकारी थे, इसलिए वे जहां भी जा रहे थे वहां लड़ाई आसान नहीं थी। साथ ही वह टीम को घायल होने के जोखिम के बिना बाहर नहीं ला सकता था। उसने पहले ही ऑकिश बच्चों को कैरा पर हमला करते देखा था जब वह कुछ खाने के लिए तलाश कर रही थी। काल ने विशालकाय शरीर को उठाया और ऑकिश चैंपियन मुस्कुराया। अच्छा जवाब, पीछे पैदल सेना में शामिल हो जाओ और हम आगे बढ़ते रहेंगे। छापा रात से शुरू होता है जब दिग्गज अंधे हो जाते हैं। काल को ये बात समझ में आई। दिग्गज कभी रात में हमला नहीं करते थे क्योंकि उनकी रात की दृष्टि बहुत खराब थी, इसलिए यदि आप आक्रमण कर रहे थे तो अंधेरे में उन पर हमला करना सबसे अच्छा समय होगा, क्योंकि आपके पास पूरी रात लड़ने के लिए होगी, इससे पहले कि वे ठीक से देख सकें। हालांकि अंधेरा होने के कुछ घंटे बाद बेहतर होगा जब वे पहले से ही बिस्तर पर आराम कर रहे होंगे। काल ने चैंपियन की ओर सिर हिलाया, जिसने शरीर को वापस लाने को इस बात का संकेत माना था कि वह लड़ाई में शामिल है, और फिर लाइन के पीछे शामिल होने के लिए चला गया, जहां छोटे और युवा और कई महिला योद्धाओं के साथ एकत्र हुए थे। सामने कुछ महिलाएं थीं, लेकिन ये छोटी थीं, किशोर पुरुषों के आकार की, और विशालकाय छिपकलियों पर सवार महिला योद्धाओं की तरह बहुत ज्यादा मांसल नहीं थीं। कोई सवारी नहीं, तुम एक इंसान के लिए अजीब हो, है न? युवा ऑकिश पुरुषों में से एक ने पूछा। मेरे पास सवारी है, लेकिन दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है। इसके अलावा मैं शिकार कर रहा था, कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं था। काल ने समझाया। तुम यहाँ क्या शिकार करोगे? ये इंसानों के लिए जगह नहीं है। काल हंसा। पिछले 5 मिनट में यह बात कहने वाले आप दूसरे व्यक्ति हैं। लेकिन मैं एक पंख वाले शून्य बेजे की तलाश कर रहा था। ठीक है, तो हम बिल्कुल सही समय पर आ गए। अगर आपको कोई मिल जाता तो आप इस साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए यहाँ नहीं होते। युवक हंसा। कारा ने अपनी आंखें घुमाई। बेवकूफ ऑक्स, उन्हें अभी भी यह नहीं पता कि अगर वे लोगों को डंडों से मारना बंद कर दें तो उन्हें परेशान करने के लिए मारा जाना बंद हो जाएगा। रे हंसी, और छोटा बेजा घास में लेटने के लिए अपनी पीठ पर लुढ़क गया। क्या यह ऐसे ही काम करता है? आप परेशान करने वालों को मार सकते हैं? रेमी ने पूछा। मुझे पूरा यकीन है, कम से कम उनमें से कुछ खतरनाक और परेशान करने वाले हैं या परेशान करने वाले हैं, लेकिन उनके पास भोजन भी है। मुझे एल्डर से पूछना होगा कि यह कैसे काम करता है। कारा ने जवाब दिया। एल्डर से उसका मतलब था थोर। काल भोजन के साथ दोस्ताना व्यक्ति की श्रेणी में आता था, लेकिन बाकी सभी एल्डर कहलाने के लिए थोड़े युवा और अविश्वसनीय लग रहे थे। आप केवल उन्हीं को मारते हैं जिन्हें मारने की ज़रूरत होती है, अन्यथा आप लड़ाई शुरू करने में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। थोर ने उन्हें बताया। हालांकि कैरा को लड़ाई शुरू करना पसंद था। जब आप ऊब जाते थे तो ये बहुत अच्छा मनोरंजन होता था। काल ऑक्स के साथ भागा, जिनके लंबे पैर अभी भी जानवरों के पीछे गति बनाए रखने के लिए तनाव में थे। लेकिन इससे जानवरों के बीच मिलने जुलने का सत्य धीमा नहीं हुआ। अगर आपके पास पंख हैं तो आप हर जगह क्यों चलते हैं? हॉक ने पूछा। उड़ना स्पष्ट रूप से परिवहन का बेहतर तरीका था। ओह, वो पंख इतने ऊंचे होने के लिए होते हैं कि आप चीज़ों को चेहरे पर मुक्का मार सकें और उड़ते हुए भोजन का पीछा कर सकें। आप उड़ते समय आराम नहीं कर सकते, आपको अपने पंखों को हिलाते रहना होगा। चलना ज़्यादा आरामदेह है। तो आपको बस आराम करना पसंद है? थोर ने उम्मीद से पूछा। उसे अपने तालाब में तैरना पसंद था। हाँ, आराम करना अच्छा है जब खाने या लड़ने के लिए कुछ ना हो। लेकिन अब यहाँ हर समय भोजन उपलब्ध है और इसकी गंध भी नहीं आती कि यह खराब हो रहा है। राय ने खुशी से अपने जबड़े रगड़े। अच्छा, मुझे चिंता थी कि तुम आलसी किस्म के हो और हम हमेशा मज़ेदार चीज़ें करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम आज रात बाहर जाकर सभी अजनबियों के साथ खेल पाएंगे, लेकिन तुम यहाँ अंदर से चीज़ों पर हमला कर सकते हो। यह मज़ेदार है और मुझे अपने घोंसले से देखते हुए अपने गोलेम को बाहर भेजना पसंद है। ओह, मैंने एक बार नुलिफाई के साथ ऐसा किया था। जब मैं धूप का आनंद ले रहा था तो कुछ मूर्ख जादूगर बारिश का जादू करने की कोशिश करते रहे, इसलिए मैंने हर बार इसे रद्द कर दिया जब वह खत्म करने के करीब पहुंच गया। कैरा ने उत्साह से उत्तर दिया। यही भावना है। तुम यहाँ बहुत अच्छी तरह से फिट होने जा रहे हो। अध्याय 449 विलेज रेड। ऑक्स के पास त्रुटिहीन समय था। सूरज अभी क्षितिज के नीचे गया ही था कि काल की बढ़ी हुई दृष्टि में दिग्गजों से भरा गांव दिखाई दिया। क्या दिग्गजों को मारने के अलावा छापे में कोई चुनौती या लक्ष्य है? काल ने अपने बगल में दौड़ रहे आदमी से पूछा। तुम्हारे लिए 3 हैं। पहला, एक दिग्गज को मारने की कोशिश करो। दूसरा, कम से कम एक गुलाम को मुक्त करने की कोशिश करो।
तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण, कम से कम महिलाओं में से एक से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करो। उसके बगल में बैठी महिला हंसी और उसके सिर पर तमाचा मारा। क्या ये तुम्हारे लिए भी नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं इस अभियान में पहले से ही तुम्हें मार रही हूं। फिर वह काल की ओर मुड़ी। क्या तुम्हारे पास उचित हमला करने का कौशल भी है, इंसान? कुछ ऐसा जो दिग्गजों से निपट सके? मेरे पास बोन क्रशर और एक बड़ा हथौड़ा है, काल ने पेशकश की। ऑक हंसा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मतलब युद्ध मूल्यांकन या पिकअप लाइन के रूप में है, लेकिन मुझे ये पसंद है। काल उसके साथ हंसा। दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हम पिकअप लाइनों को लड़ाई के बाद के लिए बचा सकते हैं। अग्रणी पंक्तियों ने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और अंधेरे आसमान में दहाड़ते हुए आगे बढ़े, जबकि जायंट्स ने अपनी सुरक्षा तैयार की। ओह, मुझे एक अच्छी जगह दिख रही है। फ्रंट लाइन के बाईं ओर उस टॉवर को देखें जिसमें केवल एक जायंट है, राय ने सुझाव दिया। मुझे वहां ले चलो। काल सहमत हो गया। अब अंधेरा हो चुका था, जिसका मतलब था कि शैडो सटेप पर कुछ सीमाएं थीं, लेकिन राय ने काल को टॉवर से 5 मीटर ऊपर गिरा दिया, जहां टॉर्च की रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे ही वह गिरा, काल ने अपना मॉल निकाला और उस पर बोन क्रशर के 5 ढेर लगा दिए और उसे गार्ड के सिर पर पटक दिया। यह एक शानदार सीधा प्रहार था और जायंट ने कभी नहीं देखा था कि यह आ रहा है, लेकिन उसने इसे ज्यादा कर दिया था। गार्ड केवल कमांडर रैंक से कम था और मॉल लकड़ी के टॉवर से टकराने के लिए सिर से गुजरा, जो बल के नीचे ढह गया। काल अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुड़ा, जबकि कैरा मन ही मन हंस रही थी। आप लोग सही थे, यहाँ से देखना मजेदार है। ओह, ये देखो पफ, अब चैंपियन बैरियर नहीं है। विशालकाय के नेता को भ्रमित होने के लिए एक पल का समय मिला, इससे पहले कि ऑकिश चैंपियन का भाला उसकी छाती में घुस जाए। यहाँ तक कि ऑक भी हैरान दिख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन वह अपने घोड़े से नीचे कूद गया, जो उसके बगल में लड़ने के लिए आगे बढ़ा, जबकि विशाल अपने ही खून में दम घुटने से मर गया। भाले ने उसकी छाती को पूरी तरह से छेद दिया। काल ने गांव की ओर रुख किया, जब राय ने अपने गोलेम भेजे और कैरा ने खुशी मनाई। अराजकता। काल ने निराशा में अपना सिर हिलाया, फिर एक और विशालकाय को छाती में पटक दिया, उसे दीवार पर वापस फेंक दिया। एक सेकंड के लिए खून थूका, इससे पहले कि एक ऑक ने उसका सिर काट दिया। ऑक निराशा में बड़बड़ाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि विशालकाय पहले से ही मर रहा था। वह तुम्हारा है। अच्छा मार, इंसान। काल ने उसके और गोलेम का पीछा किया, जल्दी से लकड़ी की दीवार पर चढ़कर रक्षकों पर हमला किया। उनके और गांव के बीच एक दूसरी दीवार थी। गोलेम वर्तमान में एक सम्राट रैंक विशालकाय के साथ लड़ाई में व्यस्त थे, और लड़ाई इतनी क्रूर थी कि कोई भी उनके करीब नहीं आना चाहता था। इससे कैरा को गोलेम के पैरों पर विघटन डालने का मौका मिला, जिससे उनका नुकसान बढ़ गया। एक कमांडर रैंक विशालकाय द्वारा फेंका गया भाला काल के कवच से टकराया। रैमी द्वारा चेन लाइटनिंग के साथ वापसी के हमले ने योद्धा को डगमगा दिया, और काल ने अपने मॉल पर फ्लेमिंग बॉडी की परत चढ़ाकर आगे छलांग लगाए। जायंट के गिरने पर जले हुए मांस की गंध हवा में भर गई, जिससे काल को गोलेम्स और उनके लक्ष्य तक जाने का एक खुला रास्ता मिल गया, क्योंकि वह खुद को मजबूत बना रहा था। वह बड़ा हो गया। वह कैसे बड़ा हो गया? कैरा ने पूछा। क्रूरता नामक एक कौशल। उसके पास अन्य भी हैं, जो हमें अधिक जोर से मारते हैं। तीक्ष्णता वाला कौशल आपके विघटनकारी हमले के साथ भी काम करना चाहिए। उसके साथ आप बहुत अधिक शक्तिशाली होंगे, राय ने अपने नए दोस्त को सूचित किया। मोनाक रैंक जायंट ने दोनों क्लबों को घुमाया, जिससे गोलेम्स जमीन पर गिर गए। राय ने एक नई जोड़ी को बुलाया, पीछे से उस पर हमला किया और जायंट को काल से दूर कर दिया, जो अपने पल का इंतजार कर रहा था। काल एक मजबूत ऑक और एक रॉयल रैंक जायंट के बीच आगे बढ़ा, उन्हें एक विकर्षण के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वह करीब आ सके, और मोनाक की पीठ पर मॉल को निशाना बनाया। सहज बुद्धि ने योद्धा को मुड़ने और काल के वार के समय अवरोध खड़ा करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन काल इसके लिए तैयार था। ज्वलंत शरीर के 5 ढेर अधिकांश अवरोधों को पार कर गए। हालांकि आज उसने कैरा को अपना सब कुछ शून्य करने के लिए मजबूर कर दिया, और संयुक्त हमले के तहत अवरोध कांच की तरह बिखर गया। जायंट के कवच में दुर्व्यवहार किए गए स्टील की चीख के साथ खरोंच आ गई, और इसे जगह में रखने वाली चमड़े की पट्टियां फट गईं और फट गईं, जिससे यह जमीन पर गिर गया। जायंट की छाती पर एक गहरा बैंगनी रंग का घाव था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब यह धड़ पर बिना कवच के था और 3 दिशाओं से हमलों का सामना कर रहा था। काल ने देखा कि एक ब्लेड उसके बाईं ओर आ रहा है, जबकि एक ऊपर से उस पर गिर रहा था। दोनों से बचने का समय नहीं था, इसलिए काल ने समझौता करने का फैसला किया और पहले को अपने हथौड़े से रोक दिया, जिससे गति उसे जायंट के दूसरे हाथ के रास्ते से दूर कर दे। वह मिट्टी में लुढ़क गया और घुटनों के बल पर रुक गया, फिर गोलेम के हमला करने पर फिर से आगे बढ़ा। जायंट ने खुद को बचाने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन काल द्वारा उसके घुटने पर हमला करने से ठीक पहले उसके कंधे पर नुकीला पैर लग गया, जिससे जायंट पेट के बल जमीन पर गिर गया।
अन्य लोग अपने गिरे हुए साथी को बचाने आए और गोलेम ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, जबकि काल ने उसे मारने की कोशिश की। गर्दन के पीछे लक्षित एक स्टैक स्ट्राइक ने उसे लगभग मार डाला, इससे पहले कि जायंट लुढ़ककर पलट गया और बच गया। ये बैठे हुए स्थिति से लड़ाई को खत्म करने के लिए पर्याप्त बड़ा था, और इसका इरादा बिल्कुल वैसा ही था। और भी जायंट काल की ओर दौड़े और जानवर हरकत में आ गए। आग के गोले, चेन लाइटनिंग और काले विघटन क्षेत्र सुदृढ़ीकरण को रोकने के लिए आगे बढ़े, और थोर के सक्रिय होने पर गोलेम थोड़ा और चमक उठे। सुरक्षा का घेरा। अर्थ मैजिक से दागा गया एक छोटा पत्थर काल के कवच से टकराया और कैरा हंस पड़ी। काल भी अजेय है। ओह, यह मज़ेदार होगा। कम शक्ति वाले पत्थर के हमले काल को कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन सीमित अभेद्यता ने उनकी गति के दुष्प्रभावों को पूरी तरह से नकार नहीं दिया। इसलिए काल आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि बार बार पत्थर के हमले उसे मार रहे थे और उसे पीछे पीछे कर रहे थे। वे लंबे समय तक नहीं टिके। ऑक्स महिमा का दावा करने के लिए दौड़ पड़े और जानवर अपने स्थानों से लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे, जबकि काल ने मोनाक रैंक जायंट को जमीन पर रखने और गोलेम के लड़ने के दौरान घायल करने के लिए चेन लाइटनिंग का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये झुलसे हुए क्षेत्रों से धुआं निकलने लगा था जहां बिजली उतर रही थी, और सुदृढ़ीकरण अब अपने चैंपियन के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बिजली के चाप बहुत खतरनाक थे। काल ने जैसे ही दूर से हमला करना बंद किया और सम्राट की आंखें घृणा से सिकुड़ गईं। 3, 2, 1 बदसूरत चीज को मार डालो। कैरा ने हमले का नेतृत्व करते हुए खुशी मनाई। काल ने हंसते हुए अपने हथौड़े से जमीन पर वार किया, जिससे 5 चेन लाइटनिंग चार्ज सम्राट पर गिर गए, जबकि अन्य लोगों ने मंत्रों की बौछार की। फिर गोलेम उसकी पीठ पर थे, उसके मांस को छुरा घोंपकर और फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। वह चीज बस मरती नहीं है, राय ने इसकी मजबूती से प्रभावित होकर कहा। इसका पैर पहले ही ठीक हो चुका है। इसे लगता है कि हम नहीं बता सकते। कैरा सहमत हो गई। निश्चित रूप से। जब काल थोड़ा और करीब आया तो वह आगे बढ़ा, उसका गला घोंटकर उसकी जान लेने का इरादा था। लेकिन काल दोनों में से तेज था और उसका हथौड़ा जायंट के हाथों के बीच से फिसल गया, उसके चेहरे पर जा लगा, जबकि अनंत बिजली ने विशाल हाथों को उसके शरीर को कुचलने से रोक दिया। सम्राट अपने टूटे हुए चेहरे से घरघराहट के साथ गिर पड़ा जैसे ही गोलेम ने अपना काम पूरा किया, लेकिन एक आखिरी ऐंठन ने काल को हवा में उड़ा दिया। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, राय हंसा, क्योंकि काल ने खुद को तैरता हुआ महसूस किया। उसे लगभग सीधा ऊपर फेंक दिया गया था और अब वह गिरने के बाद एक पल के लिए हवा में स्थिर था। परेशान मत हो, चलो इस समय का उपयोग आंतरिक दीवार तक जाने का रास्ता खोजने के लिए करते हैं। हम देखेंगे कि क्या हम कुछ गुलामों को भी मुक्त कर सकते हैं। सीधे आगे बढ़ना सबसे अच्छा है। अब ऑक हर जगह हैं और वे दिग्गजों की तुलना में बहुत अधिक संख्या में हैं, हॉक ने उसे सूचित किया। लेकिन काल के गिरते समय एक अजीब दृश्य था। एक ऑक लड़ नहीं रहा था। जख्मी योद्धा क्लिपबोर्ड के साथ दीवार पर खड़ा था, नोट्स ले रहा था। ऑक निश्चित रूप से अपने स्को को गंभीरता से लेते थे। गोलेम्स ने काल के उतरने की गति को धीमा करने के लिए छलांग लगाई, हालांकि कैरा के साझा कौशल ने उसे किसी भी चोट से बचाया होगा, और तीनों ने लक्ष्य की तलाश शुरू कर दी। अध्याय 450 अधिक अंक। काल और गोलेम्स ने आंतरिक दीवार की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। जो कुछ भी उनके करीब आता था उस पर वार करते हुए, लेकिन जानबूझकर उन लक्ष्यों को नहीं मारते थे जो पहले से ही लगे हुए थे, केवल ओर्क्स के पक्ष में संतुलन बनाते हुए। आंतरिक दीवार पर एक रक्षात्मक रेखा थी जो बोल्डर टॉस का उपयोग करके ओर्क्स को गांव के कमजोर सदस्यों से दूर कर देती थी। लेकिन काल को यही होना था। उसे जायंट गांव के बुजुर्गों और बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह उन गुलामों के लिए वहां था जिन्हें वह सूंघ सकता था और जिन्हें उसने दीवार के इस तरफ पिंजरों में बंद देखा था। ऐसा लगता था कि जायंट्स को भी ये पता था और उन्हें वास्तव में गुलामों की परवाह नहीं थी। वे तब तक मुफ्त मजदूर थे जब तक कि वे भोजन नहीं बन जाते, लेकिन वे हमेशा और अधिक प्राप्त कर सकते थे और उनके पास फसल का भंडार था। जब तक वे गांव को पूरी तरह से नहीं खो देते, उन्हें गुलामों की कमी महसूस नहीं होती। अगर ऑक उन्हें चुराने के लिए योद्धाओं को बर्बाद करने को तैयार थे, तो जायंट्स केवल एक सांकेतिक लड़ाई करेंगे। इसलिए जब काल दीवार पर झूला, लकड़ियां तोड़ते हुए और कैदियों को रखने वाले पिंजरे के पीछे का हिस्सा खोलते हुए, जायंट्स में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की या भागने वाले गुलामों को भी नहीं मारा। वे केवल ऑकिश हमले को धीमा कर देंगे और लड़ाई के दौरान शक्तिशाली योद्धाओं को विचलित रखेंगे। अगर ऑक उन्हें चाहते थे तो उन्हें लड़ाई के अंत में उन्हें ले जाना चाहिए था, अगर वे वास्तव में इसे जीत सकते थे। काल ने पिंजरे के अंदर पस्त और दलित लोगों को पहली बार अच्छी तरह से देखा। वे कम से कम 4 अलग अलग प्रजातियों से आए थे, जिनमें से कोई भी इंसान नहीं था। कुछ कमजोर ऑक थे जो जानबूझकर भूखे दिख रहे थे। एल्वेस थे, एक नीली चमड़ी वाली प्रजाति जिसके खुर वाले पैर और सिर पर सींग थे, और कुछ प्रकार के पौधे वाले लोग थे जिनकी त्वचा पर बेलें उग रही थीं। वे लगभग स्थिर थे, केवल थोड़ा इधर उधर देख रहे थे। काल को एहसास हुआ कि उन्होंने मिट्टी से पोषण प्राप्त करने के लिए जड़ें जमा ली थीं,
और देर रात हमला उनके सोने के घंटों के दौरान हुआ था। उन्हें फिर से चलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाकी लोग काल से दूर जा रहे थे, इस चिंता में कि खून से लथपथ योद्धा शायद उनकी प्रजाति या उनकी स्थिति की परवाह नहीं करता। अपने चेहरे को ढंके चिकने धातु के हेलमेट के साथ दासों को पता नहीं था कि काल किस प्रजाति का था, केवल इतना कि वह एक नर की तरह बना था और एक औक होने के लिए बहुत पतला था। उसके कौशल ने उसके आकार को आनुपातिक रूप से बढ़ा दिया और औकिश पुरुष मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक मांसल थे। काल ने अपना छज्जा ऊपर उठाया ताकि वे देख सकें कि वह एक इंसान है, और दीवार में छेद की ओर इशारा किया। यदि आप कृपया शहर की सीमा से बाहर मेरे पीछे आएंगे तो हमें चल रही लड़ाई के लिए इस स्थान की आवश्यकता है। एक बार जब आप बाहर आ जाते हैं तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उसने समझाया। औकिश महिलाओं में से एक, जो लगभग भूखी थी और उसकी पसलियां उसकी त्वचा के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, उसके स्पष्टीकरण पर हंसी। तुमने उसे सुना, हमें आगे बढ़ने का समय आ गया है। जब स्वामियों को वध करने के लिए इस स्थान की आवश्यकता होती है तो हम पैरों के नीचे नहीं रह सकते, उसने घोषणा की। अन्य दासों ने खुद को उठाते हुए कमजोर जयकारे लगाए और चुटकुले सुनाए और उन लोगों की मदद की जो जमीन पर जड़ से उखड़ गए थे। तभी दीवार के अंदर मौजूद दिग्गजों ने काल को उनके गुलामों को चुराने से रोकने के लिए कार्रवाई करने का फैसला किया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला गया और 3 किशोर दिग्गज क्लबों के साथ अंदर भागे, काल तक पहुंचने के लिए लोगों को एक तरफ से मारते हुए। उनमें से ज्यादातर चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन सींग वाले नीले लोगों में से एक का सिर कुचल गया। दयनीय, काल की ओर बढ़ते हुए लड़के ने गुर्राहट की। उस शब्द ने कैरा में कुछ हलचल पैदा कर दी और अचानक वह बाहर आ गई, लड़के के चेहरे पर हमला कर रही थी, जबकि रे ने दूसरों से निपटने के लिए अपने गोलेम को बुलाया ताकि काल दीवार में छेद को पकड़कर उन्हें बाहर निकलने से रोक सके। आपको ये पसंद है? हो, मैं आपको दयनीय दिखाऊंगा, क्रोधित शून्य बेजा चिल्ला रहा था। काल ने पीछे देखा और देखा कि उसके एक सामने वाले पंजे में दिग्गज की शर्ट थी, जबकि दूसरे ने उसके तेजी से वाष्पित हो रहे चेहरे पर विघटन लेपित घूंसे मारे। जब युवा दिग्गज गिर गया तो कैरा नहीं रुकी, उसने बस अपने पंख खोले और शहर में छिपे हुए कमजोर दिग्गजों को चीरना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी मदद करने जाओ, हम अपने नए दोस्त को घायल नहीं होने दे सकते, काल ने निर्देश दिया। मुझे ये पसंद है, वह बहुत ही आक्रामक है, रे ने हंसते हुए कहा कि रेमी ने आंतरिक शहर पर तूफान बनाना शुरू कर दिया है, गुलामों के पिंजरों पर नहीं, काल ने उसे याद दिलाया। समझ गया बॉस। तूफान शुरू होते ही काल द्वारा बनाए गए गैप से ऑकिश पैदल सेना के कई सैनिक भाग निकले। क्या ये तुम हो? उन्होंने ऊपर की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, यह मेरी टीम है, जानवर मेरे साथ हैं। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर क्रोध की काली गेंद को एक इमारत को चीरते हुए देखा जिसने उसे रास्ते में आने के लिए नाराज किया था। तुमने वास्तव में एक शून्य भेजा पाया। दूसरे लोग इस पर हंस रहे थे और मुझे लगा कि तुम उनके साथ मजाक कर रहे हो। फिर वह गुलामों की ओर मुड़ा। ठीक है, चलो चलते हैं, दूसरे गांवों से और भी दिग्गज आ रहे हैं, अब जाने का समय हो गया है। जितने हो सके उतने गुलामों को इकट्ठा करो और आगे बढ़ो, काल ने निर्देश दिए और थोर ने अपनी आज़ादी की योजना को गति दी। यह एक सरल योजना थी। पिंजरे टूटने वाले डंडों से बने थे, इसलिए उसे बस उनमें से गुजरना था और हर कोई उसके पीछे शहर से बाहर निकल सकता था। एक बार जब थोर ने पिंजरों को तोड़कर दीवारों में दरार तक पहुंचा दिया तो काल ने सभी को वापस अपने स्थानों पर बुलाया। कैरा और रे हंस रहे थे और शून्य बेजर घास में खुशी से लौट रहा था, ठीक वैसे ही जश्न मना रहा था जैसे थोर खुश होने पर मनाता था। ओह, तुम ऐसी हो, रे ने अपनी नई बहन के साथ मजाक किया और हंसते हुए मुक्का मारने की हरकत की। वह बहुत गुस्सैल है, हॉक ने उस दृश्य को याद करते हुए हंसा। मुझे बदमाश पसंद नहीं हैं, कैरा ने जवाब दिया, अपनी पीठ पर लौटते हुए खुजली को खुजलाने लगी जो उसे नहीं पहुंच पा रही थी। आप जानते हैं, अगर आपको खुजली हो रही है तो आप काल से खुद को संवारने के लिए कह सकते हैं। वह लोगों को हर समय थोर के तराजू को चमकाने देता है, रेमी ने सुझाव दिया। लड़ाई के बाद अभी भी बेवकूफ़ दिग्गज आसपास हैं, इसके अलावा मैं यहाँ से और भी देख सकता हूँ। जब वे बात कर रहे थे रेमी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तुम इतनी विचलित क्यों हो? थोर ने धीरे से पूछा ताकि वह उसकी सोच की धारा को पटरी से न उतार दे। अगर मेरे पास हाथ होते तो मैं लोगों को भी पकड़ सकता था, बस उन्हें लपेटकर उनके चेहरे पर मुक्का मार सकता था, या उनके सिर पर थपथपा सकता था, या उन्हें गोल गोल घुमा सकता था, या शायद उन्हें खा सकता था, रेमी ने जवाब दिया। उन्हें तुम्हें एक और हिंसक बहन न बनाने दो, थोर ने मुंह बनाया। रेमी ने हंसी उड़ाई और अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बस बहुत सारे यादृच्छिक जीव खाने को नहीं मिलते। मुझे नहीं पता कि उनमें से ज़्यादातर मुंह में कैसा महसूस करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनमें से कुछ वाकई परेशान करने वाले हैं। अगर मैं परेशान करने वाले जीवों को खा लूं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, है न?
लेकिन हमेशा दिग्गज क्यों होते हैं? कोई भी उन्हें एक टुकड़े में नहीं खा सकता। अब वह सिर्फ बड़बड़ा रही थी, लेकिन थोर बता सकता था कि वह वास्तव में उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रही थी जो वह अपने हाथों से कर सकती थी, और बाकी सिर्फ उसका दिमाग भटक रहा था। सोचो लोड्स को कितनी ईर्ष्या होगी अगर तुम मुझसे पहले एल्वेस को गले लगा सको। थोर ने सुझाव दिया, एक अहिंसक बहन को रखने की पूरी कोशिश करते हुए। ओह, ये बढ़िया है। इससे बड़ा होना भी सार्थक हो जाएगा। वे मेरी पीठ पर वैसे ही सवार हो सकते हैं जैसे वे तुम्हारी पीठ पर सवार होते हैं, और हम रोमांच पर जा सकते हैं।